हेलो लर्नर्स, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। ज्ञानश्री क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यूजीसी नेट 2025 के हमारे इस प्रिपरेशन में यूनिट 9 पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट हमारा पूरा ओवर हो चुका है। ये यूनिट यानी हमारे 2 यूनिट कंप्लीट हो चुके हैं और अब हमारा ये एमसीक्यू सेशन स्टार्ट होने वाला है। एमसीक्यू सेशन में मैं सिंपल क्वेश्चंस ले आया हूँ। मॉडरेट और सिंपल ऐसे मतलब काफ़ी इजी और मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस हैं, टफ क्वेश्चंस नहीं लाया हूँ। और जो भी हमने अभी तक पढ़ा है उसको रिवीजन करने के लिए मैं ये सेशंस लेके आया हूँ। और जो ये एमसीक्यू सेशन पर्टिकुलरली है, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि एक बहुत ही जो है ना क्विक सेशन रहेगा। तो क्वेश्चंस तो काफ़ी होंगे इसमें, लेकिन जल्दी हम कवर करने की कोशिश करेंगे। बहुत ज़्यादा इसके डिटेल में हम नहीं जाएंगे क्योंकि ऑलरेडी मैंने अभी अभी आपको ये पढ़ाया है। तो एमसीक्यू सेशन जो है ना आपको हेल्प करेगा रिवाइज करने में। पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। यानी निम्नलिखित में से कौन सा सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों में से एक नहीं है ना। और आपको पता है कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल जो है ना वो कितने थे, है ना। और इसके बाद ये भी आपको पता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कितने हुए, है ना। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल जिसको हम एमडीजी के भी नाम से जानते हैं, तो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल को सन 2000 में, है ना, लाया गया था। एमडीजी को सन 2000 में लाया गया था। और इसमें अगर हम देखें तो कुल मिला के 8 गोल्स थे, 8 इंटरनेशनल गोल्स इसमें थे। तो मैं आपको ऐसे ही जानकारी छोटी छोटी देता जाऊंगा। अच्छा, एक्सट्रीम पॉवर्टी और हंगर यानी अत्यधिक गरीबी और भुखमरी का उन्मूलन करना, ये मिलेनियम डेवलपमेंट गोल का पहला गोल है, यानी एमडीजी 1 है। इसमें नॉट पूछा है इसलिए ये तो नहीं हो सकता है क्योंकि नॉट पूछा है। अचीव यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन, ये इसका एमडीजी का सेकेंड गोल है और इसमें ये नॉट पूछा इसलिए ये भी नहीं होगा। कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज एंड इट्स इम्पैक्ट, यानी जलवायु परिवर्तन और उसके प्रभावों का मुकाबला करना। तो क्लाइमेट चेंज को कॉम्बैट करने के बारे में जो है ना इस पर्टिकुलर गोल में, यानी अगर हम बात करें तो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल में जो है ना वो कहीं पर ये मेंशन नहीं था। और इसके बाद प्रोमोट जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावरिंग वुमेन, तो जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करना, वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में गोल नंबर 3 में, यानी एमडीजी नंबर 3 जो है इसमें ये मेंशन इसलिए ये भी नहीं होगा। नॉट पूछा है तो सी ऑप्शन, ये जलवायु परिवर्तन और उसके प्रभावों का मुकाबला करना, ये मिलेनियम डेवलपमेंट गोल में नहीं शामिल था, बल्कि इसको बाद में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जिसको हम एसडीजी कहते हैं, जिसमें 17 गोल और 169 टारगेट्स थे, उसमें इसको बाद में शामिल किया गया, है ना। तो ये सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। अब इसके बाद हम अगर अगला क्वेश्चन पे चले तो ये है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से रिलेटेड, एसडीजी से रिलेटेड। तो अब इसमें बताना है कि एसडीजी यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कितने गोल्स टोटल थे, हाउ मेनी गोल्स वर देयर इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सतत विकास लक्ष्यों में कितने लक्ष्य शामिल थे। तो पहला ऑप्शन है 15, दूसरा 17, तीसरा 20 और चौथा 22। बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन है। अभी अभी मैंने आपको बताया कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में कुल मिला के 17 गोल और 169 टारगेट्स, 169 टारगेट्स थे इसमें और 17 गोल्स थे। तो इसलिए बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आप कहेंगे 17 गोल कौन कौन से थे, मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है, आपको याद भी कराया है। पहला गोल है नो पॉवर्टी, दूसरा है जीरो हंगर, तीसरा है गुड हेल्थ एंड वेलबींग, चौथा है क्वालिटी एजुकेशन, पांचवा जेंडर इक्वालिटी के बारे में, छठा क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन के बारे में, सातवां अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, आठवां डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, नौवां इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर यानी III, 10वां रिड्यूस्ड इनइक्वालिटी, 11वां सस्टेनेबल सिटी एंड कम्युनिटी, 12वां रेस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, 13वां क्लाइमेट एक्शन, 14वां लाइफ बिलो वाटर, 15वां लाइफ ऑन लैंड, 16 पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस एंड 17वां गोल जो है वो पार्टनरशिप फॉर द गोल्स। तो ये कुल मिला के 17 गोल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में थे और ये बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। और इसको एक और छोटा सा जानकारी कि सितंबर 2015 में इसको अडॉप्ट किया गया था यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट में, न्यूयॉर्क में ये इसको लाया गया था, न्यूयॉर्क में इसको अडॉप्ट किया गया था। 169 स्पेसिफिक टारगेट इसके अंदर हैं और 2030 तक का लक्ष्य रखा गया, यानी 15 साल तक का लक्ष्य। एमडीजी जो आया था वो भी 2000 से 2015 तक, यानी उसका भी 15 साल का था। और एसडीजी जो 2030 तक इसको कंप्लीट करना है, तो टोटल मिला के इसको 15 साल दिए गए हैं। 17 यानी एसडीजी नंबर 17 जो है, 17 गोल टोटल इसमें थे। तो कुल मिला के देखें तो ये ज़्यादा व्यापक, ज़्यादा ब्रॉड इसका जो है वो एरिया है। अब इसके बाद थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि विच एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी इज द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर टू ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशन। बताइए कौन सी मानव जनित गतिविधि वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में सबसे बड़ा योगदान करता है, मतलब सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस एमिशन हमारे द्वारा की गई यानी ह्यूमन एक्टिविटी कौन सी ऐसी है
जो करती है। पहला है वनों की कटाई यानी डिफॉरेस्टेशन, दूसरा है कृषि एग्रीकल्चर, तीसरा है ट्रांसपोर्टेशन परिवहन, या फिर चौथा है एनर्जी प्रोडक्शन ऊर्जा उत्पादन। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का मैं सही उत्तर आपसे चाहूँगा कि बताइए इनमें से कौन सा लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है ना? विच एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी इज द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर टू ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशन? बताइए, सोचिए, सोच के बताइए, है ना? हो सकता है कि आप जो सोच रहे हो वो ना हो, है ना? तो देखिए, अगर हम बात करें ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशन का, तो हमको सबसे पहले याद रखना होगा कि जो एनर्जी प्रोडक्शन है ना? एनर्जी प्रोडक्शन अप्रॉक्सीमेटली जो है 73% जो ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशन होता है, वैश्विक जो आपके ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन होता है ग्लोबल लेवल पे, उसमें 73% जो है वो अकेले एनर्जी प्रोडक्शन में जाता है, यानी कि ऊर्जा को हम जो बनाते हैं उसमें ये जाता है ना? तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन इसके अंदर आ जाता है, यानी जो बिजली उत्पादन हम करते हैं इसके अंदर आ जाता है आपका जो हीटिंग होता है ना, जो गर्मी होती है, इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस इसके अंदर आ जाते हैं। तो एनर्जी प्रोडक्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब इसको मैं आपको परसेंट में समझा देता हूँ, तो 73% जो है ये एनर्जी प्रोडक्शन में जाता है, मतलब इस इतना उत्सर्जन होता है। एग्रीकल्चरल, फॉरेस्ट्री और लैंड यूज में, जिसको हम AFOLU भी कहते हैं, AFOLU, इसमें कुल मिला के 18%, 19% के आसपास, 18.4 इसमें जाता है। इंडस्ट्री में जहाँ पर सीमेंट, केमिकल ये सब होता है, तो ये 5.2%, और जो लैंडफिल वगैरह वेस्ट है, वेस्ट वाटर है, इससे गैस उत्सर्जन जो होता है वो 3.2% होता है। तो 73% एनर्जी प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा, तो इसलिए डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हो सकता है इसका क्वेश्चन आपसे पूछ दे। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेज इज प्राइमरली कॉज्ड बाई वाटर पॉल्यूशन? निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी मुख्य रूप से जल प्रदूषण के कारण होती है? कॉलेरा, ट्यूबरकुलोसिस, मलेरिया एंड डेंगू। बताना है आपको कि इसका सही उत्तर क्या होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेस इज प्राइमरली कॉज्ड बाय वाटर पॉल्यूशन? पानी से उत्पन्न होने वाली इसमें से बताना है कि कौन सी बीमारी होती है ना? तो आपको इन 4 ऑप्शंस में से सभी ऑप्शंस पर गौर करके बताना होगा जो इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए, प्राइमरली आपको याद रखना होगा, है ना? तो प्राइमरली जो होता है ना वाटर पोल्यूशन से, वो होता है कॉलेरा। यहाँ पर वाटर में नहीं कह रहा है, वाटर पोल्यूशन यानी कि जल प्रदूषण के बारे में बात कर रहा है। अगर वाटर से कहता तो मलेरिया भी होता है, डेंगू भी होता है, लेकिन वाटर पोल्यूशन से तो इसलिए कॉलेरा। तो आपको ये भी याद रखना है कि कौन सा वर्डिंग यूज किया गया है ना? स्पेसिफिकली अगर हम कॉन्टेमिनेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर के बारे में बात करें, जहाँ पर जो हमारे पीने का पानी है वो कॉन्टेमिनेटेड हो जाता है, तो ये वायरस का नाम है बैक्टीरिया का नाम है विब्रियो कॉलेरी बैक्टीरिया, है ना? ये इस बैक्टीरिया का नाम है। ये एक वाटर बॉर्न डिजीज है, यानी पानी से ही होने वाला डिजीज है, जो कि कंजम्पशन करने से, यानी पीने से, जो कॉन्टेमिनेटेड वाटर या दूषित पानी होता है उसको कंज्यूम करने से हो जाता है। सीवियर डायरिया हो सकता है, डिहाइड्रेशन हो सकता है, मतलब हमारे शरीर से पानी की कमी हो सकती है, तो कॉलेरा होता है ये। और ट्यूबरक्लोसिस के बारे में अगर हम बात करें, टीबी इसको हम कहते हैं, तो ये एयर बॉर्न इन्फेक्शन होता है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नाम का बैक्टीरिया इसमें होता है, ये पानी से रिलेटेड नहीं है। मलेरिया जो है ये मॉस्किटो बॉर्न होता है, तो एनोफिलिस मॉस्किटो एक होता है ना? ANOPHELES। अगर पूछ ले कि कौन से मॉस्किटो से होता है, तो याद रखेंगे मलेरिया एनोफिलिस से होता है। जहाँ पर पानी रुका हुआ होगा, स्टैग्नेंट वाटर जिसे हम कहते हैं, वहाँ पर ये ब्रीडिंग ग्राउंड बन जाता है, और जो है मॉस्किटो से होता है मलेरिया। डेंगू जो है वो एक खास प्रकार का मच्छर होता है, एडिस एजिप्टी, है ना? इससे होता है। और फीमेल, ये भी याद रखना कि जितने भी मच्छर से होने वाली डिजीजेज हैं वो फीमेल ही करते हैं, मतलब मेल जो होते हैं मच्छर में वो नहीं फैलाते हैं डेंगू और मलेरिया, बल्कि फीमेल ही फैलाते हैं। तो स्टैग्नेंट वाटर ब्रीडिंग से ये भी होता है, ये भी वाटर पोल्यूशन से नहीं होता, इसलिए ए ऑप्शन का सही उत्तर हो जाएगा। अब 5वां क्वेश्चन है, विच एयर पोल्यूटेंट इज मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद रेस्पिरेटरी डिजीजेस सच एज अस्थमा? सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन और लेड। यानी कौन सा वायु प्रदूषक अस्थमा जैसी श्वसन बीमारियों से सबसे अधिक संबंधित है? सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन एंड लेड। बताना है आपको। तो देखिए, अगर हम बात करेंगे रेस्पिरेटरी डिजीज जैसे अस्थमा वगैरह का है, तो उसके लिए आपको खास तौर से बताना होगा,
है ना। और इसमें अलग अलग टाइप के जो है यहाँ पर आपके पोल्यूटेंट्स दिए हुए हैं। विच एयर पोल्यूटेंट इज मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद रेस्पिरेटरी डिजीजेज सच एज अस्थमा, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन एंड लेड। तो आई होप कि इसका सही उत्तर आपने सोच लिया होगा अपने मन में या फिर कहीं अपने नोटबुक में लिख लिया होगा। जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ओजोन, है ना। सरफेस लेवल ओजोन जो होता है, अब आप कहोगे ओजोन तो हमारे लिए अच्छा होता है। देखिए ओजोन तब अच्छा होता है जब वो ऊपर हो और वो यूवी रेज को नीचे ना आने दे, यानी पराबैंगनी किरणें जो अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं उसको नीचे ना आने दे, तो ओजोन बढ़िया है। लेकिन ओजोन अगर सरफेस पे है, हमारे आसपास में है, तो वो खतरनाक है। तो ओजोन एक मेजर एयर पोल्यूटेंट है जो कि रेस्पिरेटरी डिजीजेस से, हमारे श्वसन संबंधित जो बीमारियां हैं उससे ये रिलेटेड होता है, जैसे अस्थमा से। और स्मॉग का एक की कंपोनेंट होता है जो स्मोक प्लस फॉग होता है ना, तो इससे होता क्या है, जो हमारे सांस लेने की जो नली होती है ना, इसमें इरिटेशन होता है ना। इसमें ओजोन अगर आसपास होगा तो और ज़्यादा खतरनाक सिम्टम्स हो जाएंगे अस्थमा के। हमें सांस लेने में तकलीफ होने लगेगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ जिसको हम कहते हैं वो होने लगेगा। और जो लंग्स हैं, जो फेफड़े हैं, वो इन्फ्लेमेट हो जाएंगे, फूल जाएंगे, इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, डैमेज भी हो सकता है। सल्फर डाइऑक्साइड के बारे में बात करें तो ये इरिटेशन करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम में, लेकिन ये ना जो सल्फर डाइऑक्साइड है ये कम कॉमन है ओजोन से। अगर हम बात करें आपको कार्बन मोनोऑक्साइड की, तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ना, ये डायरेक्टली लिंक नहीं करते हम अस्थमा से इसको, ये ऑक्सीजन की डिलीवरी बॉडी में कम कर देते हैं, तो हार्ट और ब्रेन इससे रुक जाता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड कब होता है, आधा अगर कुछ जला हुआ होगा ना, यानी पूरी तरीके से अगर कुछ नहीं जलेगा, जैसे आप क्या करते हैं, अंगीठी लेके आते हैं और घर के कमरे में रख देते हैं और कमरा पूरी तरीके से अगर बंद हो तो वहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड ये हो जाएगा। क्योंकि अगर आग पूरी तरीके से नहीं जली है तो आधे अधूरी जली हुई आग जो होती है ना, जो भी कॉम्पोनेंट या आप लकड़ी जला रहे हो तो उससे कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा, तो ये नहीं होगा। लेड जो होता है ना, ये नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है और ये डेवलपमेंटल इश्यूज कर सकता है, लेकिन डायरेक्टली ये अस्थमा से रिलेटेड नहीं होता है, तो इसलिए ये भी नहीं होगा। तो सी ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा। अब छठा क्वेश्चन है हमारा, विच रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स हार्नेसेस द अर्थ्स इंटरनल हीट। बताइए कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत पृथ्वी की आंतरिक गर्मी का उपयोग करता है। आपको पता ही है, मैंने कई बार आपको पढ़ाया है। पहला है सौर ऊर्जा, दूसरा है पवन ऊर्जा या विंड एनर्जी, तीसरा है जियोथर्मल एनर्जी या भूतापीय ऊर्जा, और चौथा है हाइड्रो पावर, जल विद्युत। बताइए इसका कौन सा सही उत्तर होगा। देखिए अगर हम रीन्यूएबल एनर्जी के बारे में बात करें ना, अर्थ के इंटरनल हीट को हार्नेस करने के बारे में अगर हम बात करें, तो जो इसका सही उत्तर होगा, देखिए वो हो जाएगा आपका सी, जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी जो है ना, ये डेराइव होता है जो हमारे पृथ्वी के अंदर जो हीट स्टोर है उससे, और इससे हम जो बिजली है उसको उत्पादन करने के लिए यूज करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए, बिल्डिंग को हीट करने के लिए, कोई भी बिल्डिंग्स हैं उसको हीटिंग के लिए। फिर रीन्यूएबल भी होता है और सस्टेनेबल भी होता है ना, क्योंकि जो अर्थ का हीट है वो लिमिटलेस है, इसमें कोई लिमिट नहीं, आप ख़त्म नहीं कर सकते हैं इसको, है ना। तो जो अर्थ का कोर होता है ना उससे, यानी मैग्मा, हॉट वाटर, स्टीम, इससे ये हीट मिलता है और इससे हम जो है ये उत्पादन करते हैं बिजली का। सोलर एनर्जी, सौर ऊर्जा, ये सन से आता है। विंड एनर्जी, ये विंड से, यानी कि आपको मालूम है कि पवन ऊर्जा है, ये तो हवा बहता है तो उससे पवन चक्की घूमती है और उससे ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। और हाइड्रो पावर जो है ना, ये पानी से, यानी डैम्स बनते हैं, डैम्स में वहाँ से हम प्रेशर से पानी छोड़ते हैं तो पंप घूमता है जिससे ये इलेक्ट्रिसिटी बनता है। तो यानी कि सी ऑप्शन का सही उत्तर हो जाएगा। भू मतलब आपका पृथ्वी, तापीय मतलब उसका जो है जो थर्मल्स है या फिर टेम्परेचर है, उससे हम यहाँ पर बिजली उत्पादन करते हैं, एनर्जी जो है यहाँ पर प्रोड्यूस करते हैं। सेवेंथ क्वेश्चन है, एज ऑफ 2025 हाउ मेनी रामसर साइट्स आर डेजिग्नेटेड इन इंडिया। 2025 तक भारत में कितने रामसर स्थल नामित हैं। बहुत ही लेटेस्ट क्वेश्चन यहाँ पर मैंने आपके लिए शामिल किया है। मैंने आपको बताया भी था जब रामसर साइट्स में आपको पढ़ा रहा था। तो बताइए कि क्या होगा इसका करेक्ट आंसर जो होगा। और एक और चीज़ आपको ध्यान रखने वाली बात है कि देखिए इसमें, क्योंकि मैं बिल्कुल ही लेटेस्ट आपको बता रहा हूँ, तो कई जगह ये सारी चीज़ें अभी उपलब्ध भी नहीं है ना। तो इस वजह से हो सकता है कि आपको इसका जो लेटेस्ट न्यूज़ है वो ना मिले और आपको लगे कि मैं गलत आपको पढ़ा रहा हूँ, लेकिन बिल्कुल नहीं। मैं जो भी यहाँ पे पढ़ाऊँगा आपको वही तथ्य बताऊँगा जो कि सच्चाई है, जो असलियत है ना। तो बताएंगे। देखिए अगर मैं बात करूं आपके टोटल रामसर साइट्स की, अभी कुछ दिनों पहले तक जो है, तो हमारे पास 85
रामसर साइट्स थे, 85 रामसर साइट्स थे, 85। लेकिन अभी जो है ना इसमें 3 एडिशन और हुआ है और इसके बाद ये हो गया है टोटल नंबर 88। तो याद रखेंगे कि 88 रामसर साइट्स अभी हमारे पास टोटल हैं, है ना। 88 रामसर साइट्स हमारे पास टोटल हैं और ये जो है बिल्कुल ही लेटेस्ट मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। और सॉरी 88 नहीं, इसको 89 कर लीजिए, मैं थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हुआ है, इसको 89 कर लीजिए। 89 रामसर साइट्स हमारे पास हैं, है ना। 89 रामसर साइट्स में जो न्यूली डेजिग्नेटेड है ना वो कौन से हैं, 88 नहीं होगा, इसको 89 कर लीजिए। न्यूली डेजिग्नेटेड जो रामसर साइट्स हैं वो आपके, एक है साकरा कोट्टई बर्ड सेंचुरी, एक है थेरथांगल बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु में है, और एक है खेचियो पालरी वेटलैंड जो सिक्किम में है, और एक है उधवा लेक जो झारखंड में है। तो ये 4 एडिशन हुआ है, जिसके बाद 89 रामसर साइट्स टोटल आपके हैं। तो ये जो है ना 2025 का बिल्कुल लेटेस्ट है। देयर आर 89 रामसर साइट्स करंटली इन इंडिया। और ये कितना लगभग लैंड इनके पास है, तो याद रखिएगा कि 13 लाख हेक्टेयर, इससे ज़्यादा ही लैंड होगा ये। और ये दलदली भूमि होती है, जो रामसर साइट्स होते हैं ना ये दलदली भूमि होती है, और यहाँ पर मैनग्रोव फॉरेस्ट भी होते हैं, यहाँ पर अलग अलग प्रकार की जो है ना जैव विविधता देखने को मिलता है ना। यानी कि यहाँ पर जो बायोडाइवर्सिटी है वो बहुत ज़्यादा रिच होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम चलें तो द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट इन इंडिया वॉज इनेक्टेड इन विच ईयर। बताइए भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था। पहला ऑप्शन है 1974 यानी 1974, दूसरा है 1986 1986, तीसरा है 1992 1992, और चौथा ऑप्शन है 2002 2002। तो देखिए इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट इंडिया में कब आया था, बिल्कुल ही स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है 1986। और ये पार्लियामेंट ऑफ इंडिया द्वारा भोपाल गैस त्रासदी जो हुआ था 1984 में, भोपाल गैस ट्रेजेडी हुआ था, एक गैस लीक हो गया था, और उसके बाद ही जो है आप कह सकते हैं कि जो इंडियन गवर्नमेंट है वो जाग गई, और उसके बाद ये एनेक्ट किया गया 1986 में कि प्रोटेक्ट किया जाए और इम्प्रूव किया जाए जो इन्वायरमेंट है। और एयर वाटर सॉयल नॉइज हजार्डस सब्सटेंस सब इसमें कवर होते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो नेसेसरी मेजर लेगा पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए, एक स्टैट्यूटरी बॉडी के तौर पे काम करेगा। और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट इंडिया में 1986 में एनेक्ट हुआ, तो इसलिए बी ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है, विच इंटरनेशनल एग्रीमेंट एम्स टू फेज आउट द प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ ओजोन डेप्लीटिंग सब्सटेंसेस। कौन सा अंतर्राष्ट्रीय समझौता ओजोन क्षयकारी पदार्थों के उत्पादन और खपत को समाप्त करने का लक्ष्य रखता है। पहला ऑप्शन है पेरिस एग्रीमेंट, दूसरा ऑप्शन है क्योटो प्रोटोकॉल, तीसरा ऑप्शन है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, और चौथा ऑप्शन है रियो समिट। आपको मालूम है पेरिस एग्रीमेंट 2015 में हुआ था, क्योटो प्रोटोकॉल 1997, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में हुआ था, और रियो समिट 1992 में हुआ था। ये रियो दी जेनेरो ब्राजील में हुआ था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कनाडा में हुआ था, क्योटो प्रोटोकॉल जापान में, और पेरिस एग्रीमेंट फ्रांस में हुआ था, है ना। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा वो इंटरनेशनल एग्रीमेंट था जिसका एम जो प्रोडक्शन और कंजम्पशन है ओजोन डेप्लीटिंग सब्सटेंसेस का, उसको फेज आउट करने का था। कौन सा अंतर्राष्ट्रीय समझौता ओजोन क्षयकारी पदार्थों के उत्पादन और खपत को समाप्त करने का लक्ष्य रखता है। तो अगर हम बात करें ओजोन के बारे में, जहां भी बात आए और एक अगर आपसे पूछ ले कि कौन सा प्रोटोकॉल या समिट या ट्रीटी था, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता, एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जिसका उद्देश्य ओजोन क्षयकारी पदार्थ ओजोन डेप्लीटिंग सब्सटेंस के उत्पादन और खपत को समाप्त करना 1987 में अपनाया गया था, 1989 में इसको लागू किया गया था, है ना। इसका उद्देश्य ओजोन परत की रक्षा करना है, जो हमें हानिकारक पराबैंगनी यानी यूवी जो रेज हैं, किरणें हैं, इससे बचाती हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थों को नियंत्रित करने के लिए इसका उद्देश्य से इसको लाया गया था 1987 में। इसमें क्या क्या आ जाता है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन और हाइड्रोक्लोरोकार्बन जो है HCFC जिसको कहते हैं, और हेलोन, ये सभी इसके अंदर में आ जाते हैं। और कुछ अतिरिक्त जानकारी अगर मैं आपको दूं तो जो वियना कन्वेंशन 1985 में हुआ था, वियना कन्वेंशन VIENNA, वियना कन्वेंशन, ये ओजोन परत की सुरक्षा के लिए एक व्यापक ढांचा तैयार करने हेतु हुआ था। और एक आया था किगाली अमेंडमेंट, ये दोनों ही से रिलेटेड है, मैं आपको बताते हुए चलता हूं, आपको जो है ना कुछ क्वेश्चंस में हेल्प मिल जाएगा। तो 2016 में ये किगाली अमेंडमेंट आया था, जिसमें जो ये हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है ना, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HFC, ये इसको भी चरणबद्ध रूप से समाप्त करने का निर्णय लिया गया। और जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, है ना। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन क्षयकारी पदार्थों के उत्पादन और खपत को समाप्त करने का लक्ष्य रखता है। तो बढ़ते हैं 10वें प्रश्न पर। हमारा 10वां प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग
Is a greenhouse gas primarily released from agricultural activities? A. Carbon dioxide, B. Nitrous oxide, C. Sulfur dioxide और D. Methane. Which of the following is a greenhouse gas? बताइए निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस मुख्य रूप से कृषि गतिविधियों से उत्सर्जित होती है? बताइए, कृषि गतिविधि के बारे में हम बात कर रहे हैं, एग्रीकल्चरल एक्टिविटी से यहाँ पर प्रोड्यूस या रिलीज होने वाले ग्रीन हाउस गैस के बारे में बात कर रहे हैं। तो जब भी हमारे एग्रीकल्चरल एक्टिविटी का बात आएगा तुरंत आप टिक लगाएंगे मीथेन पर। मीथेन जो है CH4 जिसे हम मीथेन कहते हैं, ये ग्रीन हाउस गैस ऐसा है जो प्राइमरली एग्रीकल्चरल एक्टिविटी से रिलीज होता है। जैसे जो हमारे पास गाय या भैंस, जो भी लाइव स्टॉक होते हैं, बकरियां, इससे ये उत्पन्न होता है। एंटेरिक फर्मेंटेशन जो लाइव स्टॉक डाइजेशन का होता है, कैटल और दूसरे रूमिनेटेड प्रोड्यूस करते हैं मीथेन अपने डाइजेशन के दौरान। तो लाइव स्टॉक डाइजेशन यानी कि जो भी गाय हैं, भैंस हैं, तो उनसे जो भी उनके डाइजेशन से होने वाले, जैसे वो गोबर करते हैं, तो उससे ये मीथेन गैस जो है वो रिलीज होता है। राइस पैडी जो होता है ना, जो धान के खेत हैं, उनसे बहुत ज़्यादा मीथेन का प्रोडक्शन होता है। और मैन्योर मैनेजमेंट से डिकम्पोस्ट जो बनाते हैं हम, एनिमल वेस्ट रिलीज होता है जो मीथेन का, उससे होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो मेजर सोर्स है, और उसके बाद नाइट्रस ऑक्साइड, ये जो है ना, ये एग्रीकल्चर वाले नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल नहीं है, एग्रीकल्चर से जो है ना ये कम होता है। नाइट्रस ऑक्साइड जो है ना सिग्निफिकेंट है, लेकिन फर्टिलाइजर, मन्योर वगैरह से जो है ना ये होता इतना ज़्यादा नहीं है। सल्फर डाइऑक्साइड जो है ये फॉसिल फ्यूल बर्न करने से होता है। मीथेन ये लाइव स्टॉक, राइस फील्ड, मन्योर, इन सभी से होता है, इसलिए यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन है, विच समिट इज नोन एज द अर्थ समिट एंड लेड टू द अडॉप्शन ऑफ एजेंडा 21? बताइए इनमें से कौन सा सम्मेलन अर्थ समिट के रूप में जाना जाता है और जिसके परिणाम स्वरूप एजेंडा 21 अपनाया गया था? ऑप्शन है क्योटो प्रोटोकॉल, रियो समिट, पेरिस एग्रीमेंट और रामसर कन्वेंशन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है जो यहाँ पे कह दिया ना कि अर्थ समिट, तुरंत आप टिक लगाएंगे रियो समिट को। रियो शिखर सम्मेलन जो है ना, इसी को हम अर्थ समिट के भी नाम से जानते हैं, अर्थ समिट के भी नाम से जानते हैं इसको। और 1992 में ब्राज़ील का जो रियो डी जेनेरो शहर है वहाँ पर ये हुआ था। और इससे निकलने वाले बहुत से अलग अलग जो है ना वो कुछ एजेंडा, कुछ जो है यहाँ पर कन्वेंशंस निकले थे, जैसे CBD, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, इसी से आया था। एजेंडा 21 जो है वो इसी से आया था, है ना। एजेंडा 21 के बारे में क्विकली अगर मैं आपको कुछ बता दूं तो ये हो जाएगा कि हाँ, थोड़ा सा आपका वो ब्रशअप हो जाएगा। एजेंडा 21 जो है वो एक कॉम्प्रिहेंसिव एक्शन प्लान था जिसको यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, तो ये भी याद रखिएगा कि ये भी पूछ सकता है कि UNCED यानी यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट जो है, इसको ये क्या है, तो ये भी अर्थ समिट का ही नाम है, याद रखिएगा। जो ब्राज़ील में हुआ था अर्थ समिट, उसका ही नाम है, 1992 में हुआ था। और यूनाइटेड नेशन से ऑर्गेनाइज कराया था। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इसका फोकस था। इसका उद्देश्य था ग्लोबल पार्टनरशिप करना, वैश्विक भागीदारी, ताकि हम अपने पर्यावरण को बचा सकें, जो पॉवर्टी है उसको कम कर सकें और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट कर सकें। नॉन बाइंडिंग एक्शन प्लान था ये, यानी किसी भी प्रकार की कानूनी बाध्यता नहीं थी इस पर। और नेशनल और लोकल लेवल एक्शन प्लान सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए जो है ना इनकरेज किया गया। यहाँ पर एजेंडा 21 नाम का मतलब क्या है, तो एजेंडा फॉर 21st सेंचुरी, याद रखिएगा, एजेंडा फॉर 21वीं शताब्दी, 21st सेंचुरी। तो ये एक ब्लूप्रिंट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट 21st सेंचुरी में करने के लिए लाया गया था। 4 सेक्शंस थे इसके, सोशल और इकोनॉमिक डायमेंशन एक था, एक कंजर्वेशन और मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज फॉर डेवलपमेंट था, एक स्ट्रेंथनिंग द रोल ऑफ मेजर ग्रुप्स था और मींस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन था। तो ये है रियो शिखर सम्मेलन, जिसे हम अर्थ समिट के भी नाम से जानते हैं। 12वां क्वेश्चन, विच केमिकल पोल्यूटेंट इज कॉमनली एसोसिएटेड विद मिनामाटा डिजीज? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा रासायनिक प्रदूषक आमतौर पर मिनामाटा रोग से जुड़ा है? विच केमिकल पोल्यूटेंट इज कॉमनली एसोसिएटेड विद मिनामाटा डिजीज? लेड, मरकरी, आर्सेनिक और कैडमियम। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? लेड होगा, मरकरी होगा, आर्सेनिक होगा या फिर कैडमियम होगा? बताइए कौन सा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा? विच केमिकल पोल्यूटेंट इज कॉमनली एसोसिएटेड विद मिनामाटा डिजीज? एक तो ये नाम बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है ना, मिनामाटा डिजीज। आप सोचते होंगे कि क्यों इसका नाम है, एक बार सर्च करिएगा, वाई इज द डिजीज, दिस डिजीज इज नेम इज मिनामाटा डिजीज। तो मिनामाटा डिजीज एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। पहली चीज तो आपको ये याद रखने की आवश्यकता है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है ना। और ये मिथाइल मरकरी पॉइजनिंग से होता है, याद रखिएगा, मिथाइल मर्क्यूरी पॉइजनिंग इस वजह से होता है। पहली बार ये
मीनामाटा नाम के एक जगह, मीनामाटा नाम का एक जगह है जापान में, वहीं पर पहली बार ये आइडेंटिफाई हुआ था 1956 में, तभी से इसका डिजीज का नाम मीनामाटा डिजीज हो गया। और कारण है इसका जो सी फूड, जो समुद्र से आने वाला जो भोजन है ना, जो नॉनवेज लोग खाते हैं, सी फूड कॉन्टेमिनेटेड होता है, उसमें मिथाइल मरकरी, और वो पानी में रिलीज हो जाता है केमिकल फैक्ट्री द्वारा, और वहीं से जो है ये फैल गया। सिम्टम्स क्या है, तो हाथ और पैर में बिल्कुल ही सुन्न पड़ जाएगा, नंबनेस आ जाएगा, मसल वीक पड़ जाएंगे, दिखाई अच्छे से नहीं देगा, सुनाई अच्छे से नहीं देगा, और बहुत सीवियर केस हुआ तो पैरालिसिस और डेथ तक हो सकता है। तो इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज जो हमारा मरकरी का जो जाता है ना, वो मीनामाटा बे, जो चिसो कॉरपोरेशन द्वारा जो था, मीनामाटा बे वहां पर था, वो वहीं से ये स्टार्ट हुआ। पोल्यूशन का टाइप क्या है, तो हैवी मेटल पोल्यूशन जिसे हम कहते हैं, मरकरी कॉन्टेमिनेशन, तो मरकरी इसका सही उत्तर हो जाएगा, बी ऑप्शन, पारा इसी से होता है। मरकरी के जो कंटामिनेशन होता है उसी से ये फैलता है। मरकरी केमिकल पोल्यूटेंट है, कॉमनली मिनामाटा डिजीज से इसको एसोसिएट किया जाता है, तो याद रखेंगे। 13वां क्वेश्चन है, विच रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स इज बेस्ट सूटेड फॉर कोस्टल एरियाज विद स्ट्रॉन्ग विंड्स। बिल्कुल आसान प्रश्न है, कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत मजबूत हवाओं वाले तटीय क्षेत्रों के लिए सबसे उपयोग है। तो जहां ही मजबूत हवा हो, तो विंड से कौन सा एनर्जी जनरेट होता है, विंड एनर्जी, तो इसका विंड एनर्जी करेक्ट आंसर हो जाएगा। विंड एनर्जी एक रिन्यूएबल एनर्जी है, याद रखिएगा, एक नवीकरणीय ऊर्जा है, और ये बेस्ट सूट करता है जो कोस्टल एरियाज है ना, जो समुद्र के पास वाले एरियाज होते हैं वहाँ पर होता है, या फिर ये बहुत हाइट पे जहाँ बहुत ज़्यादा हवा चलता हो और जहाँ प्रेशर डिफरेंस ज़्यादा हो, जैसे राजस्थान वगैरह के इलाके हैं वहाँ पर, है ना, हाई विंड स्पीड होता है और ऑफशोर विंड फार्म्स होते हैं, तो इसकी वजह से विंड एनर्जी ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सोलर एनर्जी तो आपका सौर ऊर्जा सन से होता है। बायोमास एनर्जी ये जो भी वेस्ट होता है या भी जंगल से जो पत्तियाँ टहनियाँ हैं उससे निकलता है। हाइड्रो पावर जो है जल विद्युत, ये पानी के बहाव को रोका जाता है डैम बनाकर, और उसके प्रेशर से ये हाइड्रो पावर बनाया जाता है। तो बी आंसर इसका, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। विच पॉल्यूटेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इटाई इटाई डिजीज। एक अपने आप में बहुत ही एक डिफरेंट और यूनिक क्वेश्चन है, कौन सा प्रदूषक इटाई इटाई रोग के लिए जिम्मेदार है। विच पॉल्यूटेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इटाई इटाई डिजीज। लेड, कैडमियम, मरकरी एंड आर्सेनिक, बताइए। तो इटाई इटाई डिजीज होता क्या है, सबसे पहले तो इसको समझेंगे और इसके बाद मैं बताऊंगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिए, इटाई इटाई बीमारी जो है ना, डिजीज जो है ना, ये मुख्य रूप से 20वीं शताब्दी के मध्य में जापान के टोयामा प्रांत में पहली बार देखी गई थी, है ना। टोयामा एक वहां पर कॉन्टिनेंट है, वहां पर स्थानीय नदी में कैडमियम युक्त औद्योगिक अपशिष्ट जिसे हम कहते हैं ना, जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है, वो छोड़ा जाता था, और इससे चावल और पानी प्रदूषित हो गए, है ना। जो राइस है, जो पैडी फील्ड्स में है वो, और जो वाटर है वो कॉन्टेमिनेटेड हो गया, और लोग कैडमियम युक्त जो चावल है वो खाने लगे, और इससे ये बीमारी फैली। तो पहली बार तो इसका करेक्ट आंसर कैडमियम हो जाएगा। लक्षण क्या है इसके, तो हड्डियों में अत्यधिक दर्द होता है, इसी कारण इसे इटाई इटाई कहा गया है, जिसका अर्थ है आउच आउच, यानी दर्द की शिकायत लोग करते हैं। तो आउच, जैसे आपको दर्द होता है ना तो आप आउच नहीं करते हो, उसी से इसका नाम पड़ गया इटाई इटाई डिजीज। अपने आप में बहुत ही इंटरेस्टिंग इसका नाम भी है। हड्डियां कमजोर और भंगुर हो जाती हैं, और जो किडनी है ना वो भी खराब हो जाता है, इसमें हड्डियों के टूटने का खतरा बढ़ जाता है। तो कैडमियम इसका सही उत्तर हो जाएगा, है ना। आई होप कि ये भी क्वेश्चन आपके लिए डिफरेंट रहा हो और कुछ सीखने को मिला हो। 15th क्वेश्चन है, द क्योटो प्रोटोकॉल इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। क्योटो प्रोटोकॉल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, रिडक्शन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज, वेटलैंड प्रोटेक्शन, या फिर हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। देखिए, जो क्योटो प्रोटोकॉल है ना, अगर मैं टाइम वेस्ट ना करते हुए डायरेक्टली आपको बताऊं तो क्लाइमेट चेंज और रिडक्शन ऑफ ग्रीन हाउस गैस एमिशन से इसका मतलब था। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए सीबीडी था, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। वेटलैंड प्रोटेक्शन के लिए जो आपका रामसर साइट्स, हम यहाँ पर रामसर कन्वेंशन जिसे हम कहते हैं, रामसर साइट आइडेंटिफाई करते हैं, वो है, तो ये भी नहीं होगा। हाजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट भी नहीं होगा। बी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा, ग्रीन हाउस गैसों में कमी। तो इसका ऑब्जेक्टिव था कि कैसे ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को हम कम करें, जलवायु परिवर्तन या क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग पर इसका जो है मेन फोकस था। 1997, ये भी याद रखेंगे, 1987 में क्योटो नाम का जो शहर जापान का है वहां पर इसको लाया गया। लेकिन स्वीकृति या लागू कब हुआ, स्वीकृत तो हो गया था, लेकिन लागू कब हुआ, 16 फरवरी 2005 में, यानी बहुत लेट जो है ये लागू हुआ, 16 फरवरी 2005 में। और मुख्य ग्रीन हाउस गैस तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगा, CO2, मीथेन आ जाएगा, CH4, N2, नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन हो जाएगा, परफ्लोरोकार्बन हो जाएगा जिसे हम PFC के नाम से जानते हैं, और सल्फ्यूरिक एसिड हो जाएगा। इसमें बहुत H2SO4, बहुत सारा इसमें अलग अलग आता है ना।
लीगली बाइंडिंग था, ये भी याद रखेंगे, है ना, लीगली बाइंडिंग था और मेनली डेवलप्ड कंट्रीज के लिए लाया गया था, यानी जो विकसित देश है उनके लिए लाया गया था। 2008 से 2012 इसका पहला कमिटमेंट पीरियड था, 2013 से 2020 इसका दूसरा कमिटमेंट पीरियड था। दोहा अमेंडमेंट भी जिसको कहा जाता है, जो दूसरा कमिटमेंट पीरियड यानी 2013 से 2020 वाला है, इसको आप दोहा अमेंडमेंट के भी नाम से जानते हैं, है ना। तो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में औसतन 5% की कमी, इसका उद्देश्य था वैश्विक तापमान वृद्धि को नियंत्रित करना, और विकसित देशों को बड़ी जिम्मेदारी दी गई कि उनको औद्योगिक विकास अधिक प्रदूषण का कारण बन रहा है, तो इसके लिए उनको ज्यादा काम करने की आवश्यकता है। 16वां क्वेश्चन है, विच एनर्जी रिसोर्स इज डिराइव फ्रॉम ऑर्गेनिक मैटर, है ना, कौन सा ऊर्जा स्रोत जैविक पदार्थ से प्राप्त होता है। बहुत आसान प्रश्न है, सोलर, विंड, बायोमास या फिर जियोथर्मल, क्या होगा। देखिए बायोमास इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सोलर एनर्जी सन से होता है, विंड एनर्जी विंड से होता है, हवा से, जियोथर्मल एनर्जी आपके भूताप यानी जो अर्थ का जो कोर है वहां से मैग्मा और जो ये स्टीम ये सब निकलता है उससे होता है। तो बायोमास क्या होता है, जो भी अपशिष्ट जो भी वेस्ट बच जाता है उससे हम एनर्जी ड्राइव करते हैं, ऑर्गेनिक मैटर से एनर्जी ड्राइव करते हैं, और इसी को हम कहते हैं बायोमास एनर्जी। तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17वां प्रश्न है, द चिपको मूवमेंट वॉज प्राइमरली एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग, चिपको आंदोलन मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किससे जुड़ा था। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, फॉरेस्ट कंजर्वेशन, एंटी पोल्यूशन या फिर वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट, क्या होगा इसका सही उत्तर, बताइए। एक दो तो आप ऐसे ही हटा सकते हो, वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट से इसका कोई लेन देन नहीं था चिपको आंदोलन का, है ना। चिपको आंदोलन जो है ना वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन से भी इसका कोई मतलब नहीं था। इसका मेन लक्ष्य था पेड़ों की कटाई रोकना और वनों का संरक्षण करना, फॉरेस्ट कंजर्वेशन करना। तो इसलिए ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, वन संरक्षण। उत्तराखंड जो तत्कालीन उत्तर प्रदेश था उस समय पे, उसके चमोली जिले से ही स्टार्ट हुआ था, याद रखिएगा। जो चमोली डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड का, अभी ये उत्तराखंड है और उस समय पे उत्तर प्रदेश हुआ करता था। 1973 1973 में ये आरंभ हुआ था। नेतृत्व कौन कर रहे थे इसके, है ना, लीडर कौन थे, कौन लीड कर रहे थे, तो सुंदरलाल बहुगुणा का नाम आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे। सुंदरलाल बहुगुणा, इनसे क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जा चुका है। एक नाम याद करेंगे आप, चंडी प्रसाद भट्ट, और एक नाम याद रखेंगे गौरा देवी। ये तीन नाम आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे। और मुख्य तरीका क्या था, तो लोग जो है ना पेड़ों से चिपक कर खड़े हो जाते थे ताकि उन्हें काटा ना जा सके। और इसका कारण क्या था, बिना स्थानीय लोगों की सहमति के पेड़ों की कटाई हो रही थी, जिससे कि जो ये वन है वो खत्म होते जा रहे थे। तो इसका नारा ये था, ये याद रखेंगे, क्या है जंगल के उपकार, मिट्टी पानी और बेयार, है ना, ये इसका नारा था। क्या है जंगल का उपकार, मिट्टी पानी और बेयार। तो पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में यह आंदोलन बहुत ही प्रेरणा स्रोत बना, और इससे लोगों में वनों के महत्व को लेकर जागरूकता आई। और ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट या सतत विकास और जो पीपल्स पार्टिसिपेशन जिसे हम कहते हैं जन भागीदारी, इसका उदाहरण है। तो चिपको आंदोलन मुख्य रूप से वनों की रक्षा से जुड़ा था, फॉरेस्ट कंजर्वेशन से जुड़ा था। 18th क्वेश्चन है, विच गैस इज कॉमनली नोन एज साइलेंट किलर, कौन सी गैस आमतौर पर साइलेंट किलर के रूप में जानी जाती है। पहला ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड, दूसरा ऑप्शन है मीथेन, तीसरा ऑप्शन है नाइट्रोजन ऑक्साइड या चौथा ऑप्शन है ओजोन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपके काम की भी क्वेश्चन है। देखिए साइलेंट किलर इसका नाम क्यों है, बहुत ही चुपके से ये जो है मौत का कारण बन जाती है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। एक ऐसा गैस है जो कलरलेस है, मतलब इसका कोई भी कलर नहीं है, इसका कोई भी रंग नहीं है। ये ओडरलेस है, मतलब इसका कोई जो है ना महक भी नहीं है। टेस्टलेस है, इसका कोई भी स्वाद भी नहीं है। लेकिन सबसे खतरनाक ये हाईली टॉक्सिक है ना। ऑक्सीजन की सप्लाई को रोक देता है, हीमोग्लोबिन को बाइंड कर देता है ब्लड में 200 गुना, है ना, ज़्यादा एफिशिएंटली जो ऑक्सीजन करता है उससे, और इससे ब्लड में ऑक्सीजन की कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। और अगर कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग हो गई तो आपको सर में दर्द होगा, हेडेक होगा, और ऐसे डिजीनेस होगा, ऐसे सर घूमेगा, वीकनेस होगा, उल्टी जैसा जिसे मिचली हम बोलते हैं वो होगा, कंफ्यूजन होने लगेगा, और सीवियर केस में डेथ भी हो जाता है। पर्टिकुलरली डेंजरस इंडोर में ये होता है, जहाँ पर गैस हीटर से लीक हो गया या फिर एग्जॉस्ट से, कार के एग्जॉस्ट से या फॉल्टी अप्लायंसेस से। तो कार्बन मोनोऑक्साइड एक साइलेंट किलर होता है, पता भी नहीं चलेगा, ना कलर होता है, ना ओडर होता है, ना टेस्ट होता है, तो पता ही नहीं चलेगा। और आदमी जो है ना सोए सोए कई बार सोए रह जाता है ना। ठंडियों में लोग अंगीठी रख देते हैं रूम में, बंद कर देते हैं रूम, और वहां पर क्या होता है कि हवा पास नहीं होता है और लोग सोए रह जाते हैं। तो ये साइलेंट किलर है, याद रखेंगे। द पेरिस एग्रीमेंट एम्स टू, पहला ऑप्शन है कॉम्बैट ओजोन डेप्लीशन, दूसरा ऑप्शन है
रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस एमिशन, तीसरा ऑप्शन है प्रमोट एफोरेस्टेशन और चौथा ऑप्शन है मैनेज हाजार्डस वेस्ट यानी ओजोन क्षरण से लड़ना, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी, वनीकरण को बढ़ावा देना या फिर खतरनाक कचरे का प्रबंधन। बताइए पेरिस एग्रीमेंट जो है इसका एम क्या है। जो पेरिस एग्रीमेंट था ना ये 12 दिसंबर 2015 को, याद रखेंगे 12 दिसंबर 2015 को लाया गया पेरिस या फ्रांस में। ये 4 नवंबर 2016 को लागू हो गया था, 4 नवंबर 2016 को लागू हुआ। ये क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु परिवर्तन और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी से संबंधित मुद्दे के लिए लाया गया। वैश्विक तापमान वृद्धि को 2 डिग्री से नीचे रखना और 1.5 डिग्री तक सीमित करने का प्रयास इसका। 195 कंट्री इसमें पार्टिसिपेट इन्होंने किया। और CBDR जिसे हम कहते हैं कि समान लेकिन विभेदित उत्तरदायित्व, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड, जिसको हम कहते हैं ना कि यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी देना, वो यहाँ पे प्रमुख सिद्धांत था। और INDC जिसको हम कहते हैं ना इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, वो यहाँ पर रखा गया। तो यही है पेरिस एग्रीमेंट। और पेरिस एग्रीमेंट का मुख्य लक्ष्य क्या है, आप कहेंगे क्या इसका मुख्य लक्ष्य है, तो इसको हम कह देंगे ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी करना, है ना। पहली बार सभी देश जलवायु परिवर्तन पर कार्रवाई के लिए बाध्य हुए। कानूनी रूप से बाध्यकारी ये समझौता नहीं है, लेकिन मूल्यांकन प्रक्रिया अनिवार्य है। इसमें हर 5 वर्ष में समीक्षा की जाती है इसमें, है ना। तो भारत ने 2021 तक अपनी नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 175 गीगावाट तक बढ़ाने और 2030 तक कार्बन उत्सर्जन तीव्रता को 33 से 35% तक घटाने का लक्ष्य रखा था। और ये COP26 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26 जो 2021 में हुआ था, इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंचामृत लक्ष्य की घोषणा की थी, जो 2070 तक नेट जीरो लक्ष्य है हमारा, कि 2070 तक हम नेट जीरो एमिशन कर रहे होंगे एज अ कंट्री। बहुत बड़ा लक्ष्य है। और 2030 तक 500 गीगावाट की हम रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी के साथ बैठे होंगे। 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन या फिर नॉन फॉसिल फ्यूल का सोर्स है ना, ये 50% बिजली उत्पादन करेगा। 2030 तक कार्बन उत्सर्जन तीव्रता में 45% की कमी और 2030 तक कार्बन उत्सर्जन में 1 बिलियन टन की कमी। ये सभी पांचों लक्ष्य या पंचामृत लक्ष्य इसको बोला गया, है ना। तो पेरिस समझौता जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करने के लिए, उसको जो है कंट्रोल करने के लिए और वैश्विक स्तर यानी ग्लोबल लेवल पर इसको जो है ना अपनाया गया एक ऐतिहासिक समझौता है, जिसका उद्देश्य वैश्विक तापमान वृद्धि को सीमित करना और ग्रीन हाउस गैस एमिशन को कम करना था। तो बी ऑप्शन का सही उत्तर हो जाएगा। आई होप कि बहुत कुछ सीखने समझने को मिला होगा आपको। और जो हमारा आखिरी क्वेश्चन है आज का, विच कन्वेंशन इज रिलेटेड टू द प्रोटेक्शन ऑफ वेटलैंड। बहुत आसान है, कौन सा सम्मेलन आर्द्र भूमि संरक्षण से संबंधित है। पहला है रामसर कन्वेंशन, दूसरा है बेसल कन्वेंशन, तीसरा है वियना कन्वेंशन और चौथा है कार्टागेना प्रोटोकॉल। विच कन्वेंशन इज रिलेटेड टू द प्रोटेक्शन ऑफ वेटलैंड्स, बताइए। आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है, इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा रामसर कन्वेंशन, रामसर सम्मेलन। अभी टोटल रामसर साइट्स मैंने बताया था ना कि 89 रामसर साइट्स भारत में हो चुके हैं। टोटल 89 रामसर साइट्स अभी हैं, ये करंट है बिल्कुल। और रामसर कन्वेंशन एक इंटरनेशनल ट्रीटी है। इसका एम कंजर्वेशन और सस्टेनेबल यूज जो आर्द्र भूमि वेटलैंड्स होते हैं उनका। और 1971 में 1971 में रामसर नाम का शहर एक ईरान का है, वहाँ पर इसको अडॉप्ट किया गया था और 1975 से ये लागू हो गया था। वेटलैंड्स को प्रोटेक्ट करना और उनको इकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट और सपोर्ट कर बायोडाइवर्सिटी सपोर्ट करने वाला एक ऐसा बॉडी बता देना और उसको मार्क करना, इसके लिए इसको लाया गया। और ये जो है ना रामसर साइट्स बहुत इंपॉर्टेंट है भारत में। चिल्का लेक, केओलादेव नेशनल पार्क हो गया, सुंदरबन डेल्टा हो गया, लोकतल लेक हो गया, लोकटक लेक हो गया, ये सभी भारत के रामसर साइट्स हैं, है ना। रामसर कन्वेंशन जो है ये प्रोटेक्शन ऑफ वेटलैंड से रिलेटेड है। बेसल कन्वेंशन, वियना कन्वेंशन एंड कार्टागेना प्रोटोकॉल, ये भी एक डिफरेंट टाइप की चीज़ें हैं। तो इन सभी को मैं बता देता हूँ आपको। तो देखिए, अगर मैं बेसल कन्वेंशन के बारे में बात करूँ आपसे, तो बेसल कन्वेंशन जो है ना ये 1989 में आया था, 1989 में, याद रखिएगा। फुल नेम इसका है बेसल कन्वेंशन ऑन द कंट्रोल ऑफ ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ हजार्डस वेस्ट एंड देयर डिस्पोजल। तो इसको रेगुलेट करना और रिड्यूस करना। जो हजार्डस वेस्ट है वो कई बार क्या होता है कि एक कंट्री से दूसरे कंट्री में भी चला जाता है और उस पर तो किसी का यहाँ पर दबाव है नहीं, क्योंकि आप जो है बॉर्डर क्रॉस बॉर्डर यहाँ पर जो है ना ये चीज़ें चली जाती हैं। तो स्पेशली डेवलप्ड कंट्री से डेवलपिंग कंट्री की तरफ आ जाती हैं। तो उनको इलीगल ट्रैफिकिंग को रोकना, हजार्डस वेस्ट को रोकना, सेफ और इन्वायरमेंटली साउंड मैनेजमेंट करना हजार्डस वेस्ट का, ये इसका मेन लक्ष्य है। तो टॉक्सिक वेस्ट को डंप ना किया जाए इंडस्ट्रियलाइज नेशन द्वारा लेस डेवलप्ड कंट्रीज की तरफ, तो ये इसका लक्ष्य है। 1992 में ये चालू हो गया था और भारत ने 1992 में ही इस कन्वेंशन को पे साइन किया था। वियना कन्वेंशन 1985 में होने वाला वियना कन्वेंशन, ये ओजोन लेयर के प्रोटेक्शन के लिए लाया गया था। और बाद में जो है ना इसने ही मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का फाउंडेशन रखा था, जो 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल प्रोटोकॉल है ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। और
इसके बाद अगर मैं बताऊं तो कार्टेगेना प्रोटोकॉल सन 2000 में आया था और ये इसका पूरा नाम है कार्टेगेना प्रोटोकॉल ऑन बायो सेफ्टी टू द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी या सीबीडी। तो ये सेफ हैंडलिंग, ट्रांसपोर्ट और लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को जो है ना अच्छे तरीके से हैंडल करने के बारे में है। और बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना, पोटेंशियल रिस्क जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को होता है वो, और फिर एडवांस्ड इन्फॉर्म्ड एग्रीमेंट जिसको हम कहते हैं AIA। तो ये जो है ना पहला ट्रांसबाउंड्री मूवमेंट था एलोमो का, और ये 2003 में स्टार्ट हो चुका था। पार्टी जो ये इसका स्टार्टिंग मतलब 2000 में ये आया था और केम इनटू फोर्स इन 2003। हाँ, तो ये है कार्टेगेना प्रोटोकॉल जो बायोटेक्नोलॉजी और बायोडाइवर्सिटी सेफ्टी से रिलेटेड है ना। तो ये हो गया आपका ओवरऑल आज का ये लेक्चर, और मैंने पूरा प्रयास किया अपने तरफ से कि आपको हर एक क्वेश्चन को बहुत ही विस्तृत रूप से समझाऊं। और मैं ये भी आशा करता हूं कि अब इस पर्टिकुलर यूनिट में आपको कोई डाउट नहीं रह गया होगा। अगर रह गया है तो टेलीग्राम आपके लिए बिल्कुल ओपन है, प्रतीक सर डाउट ग्रुप आपके लिए बिल्कुल ओपन है, वहां पर आप खुले मन से बिल्कुल सवाल पूछिए और आप जो है ना विनय सर से पूछ लेंगे तो आपको वो लिंक प्रोवाइड कर देंगे उस ग्रुप का, आप ज्वाइन करिए और वहां पर आप अपने विचार रखिए, जो भी यहाँ पर सुधार चाहते हैं वो रखिए, और जो भी डाउट्स हैं वो वहाँ पे पूछिए। मैं बिल्कुल ही उन डाउट्स को आपका क्लियर करूंगा। इस पर्टिकुलर सेशन में यहीं तक, मैं मिलता हूँ आपसे अगले सेशन में। टिल देन आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार।